नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए धूमिल की एक और कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक में चलती है उस पर बात करेंगे। कविता पर बात करने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि धूमिल पर हमने एक 20 साल बाद नाम की कविता हमारे कोर्स में जो चलती है उस पर वीडियो बनाया था। धूमिल 1936 में इस दुनिया में आए थे और 1975 में इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक सच्चा कलाकार सशरीर बेशक दुनिया में न रहे, लेकिन अपनी कृति के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा रहता है और अपना प्रभाव बराबर छोड़ता रहता है। धूमिल सच्चे अर्थों में जन कवि थे। धूमिल बहुत अधिक उच्च शिक्षित, जिसको कह सकते हैं, बहुत अधिक एजुकेशन जो और औपचारिक शिक्षा होती है वो उनकी बहुत नहीं थी। लेकिन आप कहीं से भी धूमिल के काव्य में प्रतिबद्धता की कमी नहीं पाएंगे। जनता के बीच रहकर, जनता के दुख को महसूस करके और उस गहराई से उस पीड़ा को व्यक्त करना धूमिल की कविता की खासियत है। धूमिल ने आजादी के बाद जो मोह भंग की स्थिति का सामना किया वो उनकी कविताओं की मुख्य पीड़ा है। आजादी के पहले सबने एक सपना देखा था कि कम से कम पेट को रोटी और सिर को छत एक आजाद देश में सबको मिलेगी। लेकिन धूमिल के कवि मन ने देखा कि नेता तो अपनी रोटियां सेकते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है ना रोटी बेलता है ना सेकता है, वो रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन है? मैं पूछता हूँ, वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन है? ये उनकी पीड़ा थी कि जो लोग गरीब नहीं है वो मंचों पर खड़े होकर गरीब की बातें करते हैं। जिन लोगों के पास बाढ़ से बचने की सुविधाएं हैं वो बाढ़ की विभीषिका से आंसू बहाते हैं। जिनके पास खाने को सब कुछ है वो भूखे लोगों के दुख का वर्णन कर रहे हैं। तो धूमिल ने बड़ी निर्ममता पूर्वक उनके नंगेपन को उघाड़ा है। कोई लाग लपेट नहीं है इनकी भाषा में, इनकी कविता में। इन्होंने सुशब्द सुसंस्कृत भाषा का सहारा लेकर उस आक्रोश को मुलम्मा चढ़ाकर व्यक्त नहीं किया। अक्सर हम महसूस करते हैं कि कोई बच्चा या कोई कमजोर किसी भी रूप में, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, किसी के द्वारा अगर शोषित किया जाता है और उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता तो पीठ पीछे उसकी भर्त्सना जरूर करता है। उसके बारे में अपशब्द, जितना ज्यादा क्रोध शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो सकता है वो करता है। धूमिल की कविता में ये सारी चीजें आई हैं। धूमिल की कविता में कोई लाग लपेट नहीं है, विरोध व्यक्त करने में कहीं कोई शर्म नहीं है। इन्होंने हाशिए के बाहर के लोगों को देखा है, गरीबी की रेखा के बाहर के लोगों को इन्होंने सबसे अधिक देखा है। इसलिए इनकी कविता पढ़ते वक्त लगता है ये उन लोगों की कविता है जो हमारे सोच से बाहर है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया की बात करते हैं। एक किताब कुछ समय पहले मैंने पढ़ी थी, अदृश्य भारत। भाषा सिंह उसकी लेखिका है। भारत के अंदर एक ऐसा भारत है जो हमारे लिए अदृश्य है, जो सबसे नीचे तबके का काम करते हैं, जिनको जीवन यापन के लिए सबसे कम मिलता है, रोज के 20 रुपए, जिनको मल सर पर ढोने के बदले में सोच लीजिए महीने के 20 रुपए मिला करते थे। महीने के, जी हाँ, 30 रुपया महीना, 20 रुपया महीना, 1 रुपया रोज भी नहीं पड़ता था। वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं, हम नहीं सोचते, क्योंकि
हम उस दुनिया से बहुत दूर, एक साफ सुथरी सो कोल्ड सभ्य सुसंस्कृत दुनिया में रह रहे हैं। वो गंदे लोग हैं, अछूत हैं, बोलेंगे ना, इनको तो पता ही नहीं कैसे रहना होता है। तो उस अदृश्य भारत की बात धूमिल की कविताओं में आई है, जो अदृश्य है नहीं, साजिशन अदृश्य बना दिया गया है। तो आज हम उनकी कविता लोहे का स्वाद की बात करेंगे। लोहे का स्वाद, पहले मैं ये कविता पढ़ूंगी, फिर मैं इस कविता की व्याख्या करूंगी, इसका भावार्थ बताऊंगी। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत गहरी कविता है। जो दुख आपने सिर्फ सुने हैं, उन दुखों की आप लेख के माध्यम से गाथा गा सकते हैं, लेकिन जिन दुखों को आपने जिया होगा वो आपके रग रग से बहकर निकलेंगे। दलितों की, शूद्रों की, वेदों की भाषा में जो शूद्र हैं, जिनको दला गया, जिनको दबाया गया, उनके बारे में भी वही लोग बात करते हैं जो उस क्लास से, उस कास्ट से बिलोंग नहीं करते। क्योंकि जिसको दबाया गया उसके पास माइक आया ही नहीं कभी बोलने का, उनको मौका मिला ही नहीं कि वो अपने दर्द व्यक्त कर सके। धूमिल की यह कविता वहां तक असर करती है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, छोटा अर्थ नहीं है इसका। धूमिल की कविता बात करती है कि जिसने जिस चीज को झेला है, भोगा है, जिया है, उसके बारे में आधिकारिक रूप से बात करने का हक भी उसी को है। तो शब्द किस तरह कविता बनते हैं, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। शब्द अपने आप कविता नहीं बनते, जिस जिस अनुभव से जो व्यक्ति गुजरा है वह खुद उस कविता में उस तरह से होता है। आपने भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी कविता नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। काफी अच्छे तरीके से कविता की सर्जना पर बात करती है वो कविता। यही बात यहाँ पर है कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। कविता बनाने वाला आदमी कविता नहीं रच रहा होता है, वो अपने जिए हुए अनुभवों को अभिव्यक्त कर रहा होता है, और उसको अभिव्यक्त करने में जाने कितनी बार उसके आंसू निकल आते हैं, कितनी बार उसको अपने आप को गिरे हुए से उठाना पड़ता है। गिरा हुआ यहाँ पे पतित या पतन नहीं, हौसला पस्त। क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहार जब लोहे को पीटता है तो वो लोहे की आवाज है या पीटते पीटते शर्म से बहा हुआ पसीना और पसीने के माध्यम से बहा हुआ खून, कहीं उसकी आवाज तो नहीं है ये? जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि घर में जो औरतें काम करती है वो चिड़चिड़ी बहुत होती है, काम करती है लेकिन खुश होकर नहीं करती। एक बात बताइए, जो हर वक्त काम ही करेगी और उसके काम का, श्रम का मूल्य भी नहीं मिलता हो, जिसके काम को अनप्रोडक्टिव काम माना जाता हो, वो खुश रह के उछल उछल के काम कैसे करेगी? भला ऑफिस में आप काम करते हैं, उसका रिकॉग्नाइज होता है, पहचान होती है, पेमेंट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, टीएडीए मिलता है, संडे फेस्टिवल की छुट्टियां मिलती है, और एहसान अलग से होता है कि हम जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो घर पे रह रही हैं सदियों से, उनके काम का अगर मूल्यांकन हुआ तो संसार की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कोई भी कि वो खाना बनाए, बर्तन धुले, झाड़ू पोछा लगाए और खूब खुश रहे? क्या बात है, आपने बर्तन जूठे कर दिए, क्या बात है, आपने कपड़े गंदे कर दिए? उनके गुस्से का प्रतीक, उनके काम को महत्व न मिलना और उनकी केयर न मिलना, उनकी इज्जत परिवार में न होना,
उससे जोड़ा जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह जब लोहार लोहे को पीटता है तो वो आवाज उसके खून पसीने की हो सकती है, लोहे की नहीं होगी। वो हुमच के जो अपनी जी तोड़ मेहनत के बदले में उसको एक आकृति दे रहा है, वो आकृति उसके सिराओं से बहकर खून पसीने के माध्यम से मिल रही है। और फिर कभी कहते हैं, ये कालजयी पंक्तियां हैं, बहुत चर्चित पंक्तियां हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। जिसने कभी दर्द नहीं देखा वो दर्द की व्याख्या परिभाषा करेगा तो सुनी सुनाई बात पे करेगा। केशव दास जो रीतिकाल के कवि हैं, उनके लिए हमेशा कहा जाता है कि वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। रामचंद्रिका में उनका प्रकृति चित्रण, उनका वर्णन ऐसा है जैसे प्रकृति को उन्होंने देखा नहीं है, घर में कैलेंडर लगा रखा हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तो एक लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरनेट पे खुली हवा.com डाउनलोड कर रखा है। जो चीज आपने देखी नहीं उसकी फोटो देख करके, चित्र देख करके आप जब चित्रण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो सगापन, वो ईमानदारी अभिव्यक्ति में महसूस नहीं होती। तो जो दर्द, जो तकलीफ अस्पृश्यता से, छुआछूत से, भेदभाव से सदियों से जिन जातियों ने झेली है, उसके बारे में प्रिविलेज्ड क्लास और कास्ट के लोग कितनी भी गहराई से, ईमानदारी से चित्रण कर देंगे, वो उस तकलीफ के पासंग तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुनकर देखकर लिखा है, उन्होंने भोगा नहीं है। जिनका ये भोगा हुआ यथार्थ है, उनके मुंह से सुनकर देखिए, शर्म से आंखें भी झुकेंगी और तकलीफ से दोहरे भी हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। लोहार लोहे के साथ रहता है ना, लेकिन घोड़े के मुंह में लोहे की नाल लगी होती है, उसकी जीभ के, उसके मुंह के दोनों तरफ लोहा हर वक्त चुभता है। स्वाद तो लोहे का घोड़ा बता पाएगा, लोहार नहीं। इस कविता को जितने अर्थों में आप रूपायित, व्याख्यायित करना चाहें कर सकते हैं। जाके पैर ना फटे विवाई को क्या जाने पीर पर आई, आप इस दोहे से इसको जोड़ सकते हैं। उसी का विस्तारित रूप है ये कविता। जिसने जिस दुख को नहीं भोगा उसके बारे में बताना लफबाजी है, बकैती है। अब हम इस कविता के प्रश्न पर बात करेंगे। लोहे का स्वाद कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम एक प्रश्न के 3 हिस्से करते हैं। इंट्रोडक्शन, मूल प्रश्न यानी धड़, और कंक्लूजन। तो लोहे का स्वाद साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि धूमिल की लेखनी से रचित कविता है। यह धूमिल की आखिरी कविता के रूप में पहचानी जाती है। ये तो हो गया परिचय। अब इसका वो अर्थ जो मैंने बताया है कि शब्द जो कविता बनते हैं, कोई काम हम करते हैं तो बीच में चीजें बिखरती भी है। खाना बनाते हैं तो सब्जी काटते हैं, आटा लगाते हैं, थोड़ा बहुत आटा छानते वक्त गिरता है, सब्जी के छिलके बिखरते हैं। तो कविता लिखते टाइम अक्षर, शब्द बनते हैं और सबसे बारीक चीज के ही गिरने का खतरा रहता है। तो अक्षरों के, शब्दों के माध्यम से जब कविता लिखते हैं तो बीच में जो अक्षर बिखरते हैं उसमें देखिएगा कि अक्षर बिखर रहे हैं या कवि खुद बिखर रहा है। बिखरना यानी अपने दर्द को फिर से जीना और महसूस करना। जब अपने दुख की कथा जो अतीत में भोगा हो दोबारा भी किसी के सामने कहा जाता है तो आदमी उतना ही सिहर जाता है, उतना ही हिल हिल कर रोने लगता है। उसकी सिस्कियां इस बात का प्रमाण है कि उस दुख को वो दोबारा जी रहा है। तो ये बात यहाँ पर व्यक्त हुई है। फिर कभी कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कि वह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरकर हुए खून का रंग। लोहार जब लोहा पीटता है तो लोहे के पीटने से जो आवाज आती है वो कभी गौर किया है कि वो लोहे की आवाज है
या लोहार के पसीने के माध्यम से उसकी शिराओं से बहे हुए मेहनत के रक्त की आवाज है? यानी जो पसीना बह रहा है वो उसकी मेहनत से बह रहा है और उस मेहनत के प्रतिफल के रूप में वो लोहे को कूट रहा है और उसकी आवाज आ रही है। परिश्रम को महत्व दे रही है ये पंक्तियां। और फिर लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। दुख के बारे में वो नहीं बताएगा जिसने दुख का नाम सुना है, दुख के बारे में वो बताएगा जो उस दुख को जी रहा है। लोहार लोहे को रखता है, चखता नहीं है। चखता उसको घोड़ा है। घोड़े के मुंह में जो लगाम लगी होती है वो लोहे की लगी होती है और उस लोहे से रिस रिस के उसके जख्म डलते हैं। तो घोड़ा अपने मुंह, अपनी रसना, अपनी जीभ के माध्यम से उस कड़वेपन को झेल रहा होता है हर पल। तो घोड़े को पता है लोहे का स्वाद कैसा है, न कि लोहार। ठीक इसी प्रकार जो दुख, जो सुख, जो खुशी, जो परेशानी जिसने नहीं झेली उसके बारे में वो जितना भी बोलेगा वो या तो झूठ होगा या सुना सुनाया। लेकिन जिसने जिया है, झेला है, भोगा है, उसमें ईमानदारी होगी। उसके कहने के साथ उसके चेहरे पर दर्द के भाव उभरेंगे। और जिस जाति, वर्ग, समुदाय को कभी बोलने का मौका नहीं मिला, अब बोलने का मौका उनको मिलना चाहिए। बाकी अगर कोई उनको समझना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, तो उनके बगल में खड़ा हो, बल्कि उनके पीछे खड़ा हो, उनके स्वर में स्वर मिलाए। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो SC ST हो। ऐसी तमाम परिस्थितियां जिनकी वजह से उनको चुप रहना पड़ा, उन सब के बारे में बोलने का मौका बोलने वाली जातियां उनको दें। जेंडर, क्लास, कास्ट, कलर, रेस, किसी भी तरह से जिनको दबा के रखा गया, उनके बारे में बोलने का हक दबाने वालों को, शोषकों को, ऑपरेसर्स को नहीं होना चाहिए। ये कविता इतना गहरा और सूक्ष्म भाव व्यक्त करने वाली कविता है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। और अब कंक्लूजन। इस प्रकार से धूमिल की यह कविता छोटी सी कविता है, लेकिन अर्थ गांभीर्य रखती है। बहुत सारी सामाजिक यंत्रणाओं पर संक्षेप में मार्मिक प्रहार करती है। यही इसकी व्याख्या भी है। व्याख्या आएगी तो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष 4 भागों में इसको करना है। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण पाठ्य पुस्तकों में संकलित साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण कवि धूमिल की कविता लोहे का स्वाद से संग्रहित है या ली गई है, या पूरी कविता ही, क्योंकि छोटी सी कविता तो पूरी आएगी। संदर्भ में वही जो मैंने अभी कहा है। कवि इस कविता में दुख सहने वाले और दुख पर बात करने वाले दोनों के बीच के फर्क को व्यक्त किया है। फिर कविता का अर्थ वो मैंने बताया है, और फिर विशेष में 2 मुख्य बातें जिस कविता से हमने सीखी, तीसरी भाषा और चौथा शैली। तो इस कविता के माध्यम से दुख सहने वाले और दुख देने वाले के बीच के फर्क को बताया गया है। कविता दर्द की एक नई परिभाषा बताती है। कविता के माध्यम से पता चलता है कि किसी भी बात पर बोलने का आधिकारिक हक, अधिकार उसी को है जो उस चीज से गुजरा है, उस दर्द से गुजरा है। इसकी भाषा मुहावरेदार है, प्रासंगिक है, संदर्भ के अनुकूल है, शैली व्यंग्यात्मक है, शैली मार्मिक है। इस प्रकार से आज हमने धूमिल की कविता लोहे का स्वाद पर बात की। इनकी एक और कविता हमारी क्लास में चलती है, दिनचर्या। एक और वीडियो के माध्यम से हम इनकी दिनचर्या कविता पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कविता का अर्थ समझाने में आप लोगों को
इस कविता का समझाने में मैं थोड़ी बहुत कामयाब हुई होगी। देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।